हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं यहाँ पे कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया को एक्सप्लेन करूँगी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एनीमिया, इंट्रोडक्शन ऑफ एनीमिया, टाइप ऑफ एनीमिया, क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया को डिस्क्राइब किया था। बट जो कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया है मैंने वहाँ पर शॉर्ट तरीके से बताया था। अब नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊँगी। ठीक है, तो कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया कितने टाइप के होते हैं पहले मैं वो आपको शॉर्ट डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है, नंबर 1 आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया, थैलेसीमिया, अप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया और फैनकोनी एनीमिया। ये हमारे 7 टाइप की एनीमिया है, कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है वो कॉमनली एक कॉमन एनीमिया है जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एनीमिया आयरन डिफिशियंसी एनीमिया ही होता है। ठीक है, इसमें मेनली जो होता है वो क्रॉनिक ब्लड लॉस होता है या फिर एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड का लॉस होता है। देखो हमारी बॉडी में क्या जो ब्लड, अगर हमारी बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड का लॉस हो रहा है तो इसका मतलब है कि आरबीसीज का भी लॉस होगा। ठीक है, अगर हमारे आरबीसीज का लॉस हो रहा है तो मतलब हमारा आयरन का भी लॉस होगा। ठीक है, तो जब आयरन का लॉस होगा हमारी बॉडी से तो आयरन डिफिशियंसी होना ही होना है। ठीक है, तो जैसे कि एग्ज़ाम्पल दूँ, जो ब्लड एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड का लॉस हो रहा है इन द केस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, इन द केस ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम द गट। ठीक, गट से अगर जैसे कि अगर गट से ब्लड का लॉस हो रहा है तो मतलब कि जो हमारा पेप्टिक अल्सर होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, गैस्ट्रिक जो गैस्ट्राइटिस होता है, ठीक है, हेमोरॉइड्स होने लगता है। मतलब कि इन जितने भी ये डिजीज़ हो रहे हैं इन सब में ज़्यादातर ब्लड का लॉस होता है। ठीक है, ब्लड का लॉस हो रहा है इसका मतलब कि आयरन की डिफिशियंसी हो रही है। ठीक है, सेकेंड केस में हम बात करते हैं जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी की बात करते हैं। ठीक है, अगर प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी में जो हमारा प्रेग्नेंट लेडी में प्लेसेंटा में जो फीटस के डेवलपमेंट के लिए डब्ल्यूबीसी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, प्लेसेंटा में अगर बेबी के डेवलप के लिए रिक्वायरमेंट हो रही है आरबीसीज की, तो आरबीसीज की अगर रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए उसको किसकी ज़रूरत होती है? आयरन की ज़रूरत होगी। ठीक है, अगर प्रेग्नेंट लेडी सफिशिएंट अमाउंट में आयरन का इंटेक करती है तो वो मतलब कि एक नॉर्मल कंडीशन है। बट अगर आयरन का इंटेक वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो आयरन डिफिशियंसी होने के चांसेस उसमें ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, सेकंड केस अगर हम देखें तो अगर हमारा जो स्टमक है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर हमारा प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि लेक ऑफ स्टमक एसिड, हमारे स्टमक में एसिड का प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, एसिड का प्रोडक्शन। ठीक, और सेकंड है कि क्रोनिक डायरिया होने लगेगा। ठीक है, माल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इन सब से भी क्या होता है हमारे जो आयरन डिफिशियंसी होने के चांसेस होते हैं। ठीक, ये था हमारा आयरन डिफिशियंसी। सेकंड टाइप हम बात करते हैं अप्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, अप्लास्टिक एनीमिया एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारा जो बोन मैरो है, ठीक है, बॉडी का जो बोन मैरो है वो प्रॉपर तरीके से रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन नहीं कर पाता। ठीक है, अगर हमारे बॉडी में न्यू सेल्स सही तरीके से नहीं बन पा रही हैं, ठीक है, किसके कारण? बोन मैरो के कारण, तो क्या होगा, जो हमारा ऑक्सीजन कैरी करने की जो कैपेसिटी है, ठीक है, वो भी बहुत कम होगी। तो हमारी जो बोन मैरो अगर डैमेज हो जाती है तो उससे हमारे स्टेम सेल्स में भी इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर हमारे स्टेम सेल्स में इफ़ेक्ट पड़ रहा है तो हमारा बॉडी का जो ब्लड है उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। बॉडी का ब्लड का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो उससे हमारे अप्लास्टिक एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, और अगर हम इसके कॉजेज़ देखें, ठीक है, कॉजेज़ में हमारे रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी, जब हम कोई भी रेडिएशन या फिर कीमोथेरेपी करवाते हैं उस टाइम पे भी हमारे बोन मैरो में इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, बोन मैरो इफ़ेक्ट पड़ने में अप्लास्टिक एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं। ठीक, सेकेंड केस मेडिसिन। ठीक है, अगर हम मेडिसिन्स के ज़्यादा एडिक्ट हैं जैसे कि हमारा क्लोरामफेनिकोल है। ठीक है, अगर क्लोरामफेनिकोल को हम ज़्यादा देर तक यूज़ करते हैं या ज़्यादा दिन तक यूज़ करते हैं तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो सीधे बोन मैरो में पड़ता है और बोन मैरो को डिप्रेस कर देता है। ठीक है,
उससे हमारे अप्लास्टिक एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। ठीक। थर्ड है इन्फेक्शन डिजीज़। ठीक है, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जैसे कि हमारा हेपेटाइटिस हो गया, ठीक है, एब्स्टीन बार वायरस हो गया, या HIV है, इनसे भी अप्लास्टिक एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। ठीक। तो चौथा है हमारा जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं, जैसे कि ल्यूपस हो गया, ठीक है, या फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, ये सब प्लास्टिक एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, हीमोलाइटिक एनीमिया, तो यहाँ पे हीमोलाइटिक से ही पता चल रहा है, हीम मतलब क्या, RBC, एंड लाइटिक मतलब ब्रेकडाउन। ठीक है, मतलब कि हीमो जो हमारा ब्लड है उसका ब्रेकडाउन हो जाना। ठीक है, वैसे तो प्रॉपर तरीके से हमारा जो RBCs का ब्रेकडाउन होता ही है 120 डेज़ में। ठीक है, क्योंकि उसकी लाइफ स्पैन 121 डेज़ होती है। ठीक है, तो 120 उसकी लाइफ स्पैन से वो ब्रेकडाउन होने लगता है। बट यहाँ पर एबनॉर्मलिटी तब आती है जब वो 121 डेज से पहले डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, 121 डेज से पहले ही वो ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो उसको हम हीमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, अगर वो पहले ही डिस्ट्रॉय हो जा रहा है तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी भी वहाँ पे कम हो जा रही है। ठीक है, तो कम हो जा रही है तो फिर हीमोलाइटिक एनीमिया होने के चांसेस होते ही होते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो देयर आर मैनी टाइप ऑफ हीमोलाइटिक एनीमिया। ठीक, जिसमें मेनली हम 2 टाइप डिस्क्राइब कर लेते हैं, जिसमें एक आता है हमारा हेरिटेटेड, ठीक है, दूसरा आता है हमारा एक्वायर्ड। ठीक है, हेरिटेटेड मतलब कि बाय बर्थ, जन्मजात से वो चला आ रहा है, और एक्वायर्ड मतलब है कि किसी भी डिजीज़ या फिर किसी भी इन्फेक्शन के कंडीशन से अगर हमारी बॉडी में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक्वायर्ड और जो हेरिडिटी है उनके 1-2 एग्जांपल दे देती हूँ। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हेरिडिटी हीमोलाइटिक एनीमिया के जो एग्जांपल हैं, सिकल सेल्स एनीमिया, ठीक है, थैलेसीमिया हो गया, या फिर पायरुवेट काइनेज डिफिशियंसी होगी, ये सब हमारे इनहेरिटेड हीमोलाइटिक के अंदर आता है। सेकेंड टाइप है एक्वायर्ड हीमोलाइटिक एनीमिया। एक्वायर्ड हीमोलाइटिक एनीमिया के अंदर आता है हमारा जो ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया हो गया, या फिर एलो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया हो गया, या फिर जो मेडिसिन एक्वायर्ड हीमोलाइटिक एनीमिया हो गया। ये सब क्या है, एक इन्फेक्शस या फिर किसी भी डिजीज़ के कारण हो रही हैं, तो उसको हम बोलेंगे एक्वायर्ड हीमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, अगर हम अब इसके कॉजेज़ के बारे में बात करें, जैसे हेरिटेटेड हीमोलाइटिक के कॉजेज़ की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स बनाने वाला जो जीन होता है, ठीक है, तो जो रेड ब्लड सेल्स बनाने वाला जीन है वो अगर क्या हो जाता है, फॉल्टी हो गया, तो ठीक है, अगर उसमें कोई फॉल्ट आ गया तो वो हेरिडेटरी हीमोलाइटिक एनीमिया कॉज करेगा। ठीक है, एक्वायर्ड हीमोलाइटिक एनीमिया में वो ही है कि अगर वो किसी भी कंडीशन में या फिर किसी भी डिसऑर्डर में, डिजीज़ में, अगर वो प्रॉपर तरीके से रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो या फिर किसी भी मेडिसिन्स के एडिक्टेड से या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से, तो वो सब एक्वायर्ड हीमोलाइटिक एनीमिया के अंदर आता है। ठीक, ये अब हमारा बात करते हैं हम फोर्थ टाइप, जो है हमारा थैलेसीमिया। ठीक है, थैलेसीमिया क्या है, एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। ठीक है, इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, मतलब कि बाय बर्थ ये चलता है थैलेसीमिया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में RBCs का प्रोडक्शन तो होता है, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है कि हमारी बॉडी में RBCs का प्रोडक्शन तो होता है, बट HP का जो अमाउंट होता है वो कम होता है, मतलब कि हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट है वो कम होगा। अब जो हमारा स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन का, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो एक हीमोग्लोबिन, ठीक है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको कैरी करता है। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन, बट अगर RBC क्या कहते हैं, RBC बट हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो ही कम है, तो फिर वो कैसे प्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, तो इसके मतलब है कि वो जो ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी होती है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अगर वो डिक्रीज़ हो गई तो क्या है, जो हमारा हीमोग्लोबिन का नंबर है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसे क्या कहते हैं, हमारे थैलेसीमिया की जो कंडीशन है वो आती है। ठीक, अब हम बात करते हैं 5th नंबर पे सिकल सेल्स एनीमिया। ठीक है, जो सिकल सेल्स एनीमिया होता है वो क्या होता है, एक सीरियस डिजीज़ होती है। ठीक है, वो एक क्या है, सीरियस डिजीज़ होती है, जिसमें क्या होता है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे RBC है, ठीक है, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो नॉर्मली किस शेप की होती हैं। ठीक है, जो हमारा RBCs होती हैं वो मेनली बाइकॉन्केव या फिर डिस्क शेप की होती हैं, बट यहाँ पर सिकल सेल्स एनीमिया का मतलब है, सिकल मतलब है कि सी से,
ठीक है, सी शेप्ड। जो हमारे नॉर्मल आरबीसी हैं वो यहाँ पे हमारे सी शेप्ड की हो जाती हैं। ठीक है, सी शेप्ड की होने की वजह है कि जो हमारा बॉडी में जो ब्लड है वो प्रॉपर तरीके से जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसको एबनॉर्मली कंटेन करता है। ठीक है, एबनॉर्मली कंटेन करने का मतलब कि वो जो प्रॉपर आरबीसी है उसको प्रॉपर तरीके से ना होकर एबनॉर्मली ले लेता है, मतलब कि सी शेप्ड बना देता है। ठीक है, अब जो सी शेप्ड ब्लड सेल्स होती हैं वो थोड़ा नॉर्मल से हटके होती हैं। हटके इसलिए होती हैं क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होती हैं और चिपचिपी होती हैं। ठीक है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, देखो अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें ईसोफेगस का, ठीक है, हमारा जो फूड पाइप है उसका, या फिर हम लीवर का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, लीवर में अगर हमारा ब्लड का फ्लो हो रहा है, ठीक है, एक नॉर्मल जो ब्लड का फ्लो होगा वो तो नॉर्मली फ्लो होते रहेगा। ठीक है, उसमें कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं आएंगी या फिर कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ नहीं आएंगी। बट अगर हमारा सिकल सेल्स मतलब कि सी सिकल शेप्ड हो गई हैं, ठीक है, तो क्या है जो वो एक चिपचिपी या फिर हार्ड है, तो उसका ब्लड का फ्लो, लीवर का मैंने एग्जांपल दिया या फिर अदर ऑर्गन कहीं पे भी, तो उसमें जैसे लीवर में वो जा रहा है, ठीक है, सिकल शेप सी शेप के जा रहे हैं, तो वो चिपचिपी हैं, तो वो जो हमारे ब्लड का जो फ्लो है, जो नली है, उसमें जाके वो चिपक जाते हैं। ठीक है, तो चिपक जाने का मतलब है कि जो नेक्स्ट वाला ब्लड है वो भी आएगा, ठीक है, वो भी एकदम से आएगा, तो उसको वहाँ पे जाने का पाथ नहीं मिल पाता है, उसको रास्ता नहीं मिल पाता है, तो वो वहीं पे वो भी उसके ऊपर चिपक जाता है और वहाँ पे जो नली है उसको वो ब्लॉक कर देता है। ठीक, ब्लॉक करने का मतलब ये है कि क्या है, जो ऑर्गन है वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, या फिर मैंने लीवर का एग्जांपल दिया था, तो लीवर जो है वो डैमेज होने लगेगा। उसी तरीके से और भी जो ऑर्गन है जहाँ पे ये सिकल सेल्स वाली का कंडीशन चल रही है, वो ऑर्गन जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, और वैसे अगर देखें हमारा जो लाइफ स्पैन है, मैंने अभी बताया आरबीसीज का, वो 121 डेज़ होता है। बट जो सिकल सेल्स एनीमिया होता है उसकी जो लाइफ स्पैन होता है, ठीक है, लाइफ स्पैन होता है वो होता है हमारा 10 से 20 डेज़। ठीक, अब देखो जब वो 120 डेज़ में नॉर्मल सेल्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं और ये इतनी जल्दी डिस्ट्रॉय हो रही हैं, इसका मतलब है कि जो हमारा बॉडी है वो इतनी जल्दी तो हमारा आरबीसीज का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। तो इतनी जल्दी वो प्रोडक्शन नहीं कर पाता है, इसलिए आरबीसीज का लेक होने लगता है वहाँ पर। ठीक है, कमी होने लगती है, जिसके कारण सिकल सेल्स एनीमिया का होने का चांसेस रहते हैं। ठीक, ये था हमारा सिकल सेल्स एनीमिया। अब 6 नंबर पे हम बात करते हैं पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, पर्नीशियस एनीमिया भी क्या है, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या कहते हैं, जो हमारी जो आरबीसीज हैं, ठीक है, वो प्रॉपर अमाउंट में हेल्थी आरबीसीज नहीं बन पाती हैं। क्यों? क्योंकि डजेंट हैव इनफ विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 की वहाँ पे कमी हो जाती है। अब हम बात करते हैं विटामिन B12 कहाँ से बनता है, कहाँ डेवलप होता है। ठीक है, जो विटामिन B12 है, ठीक है, मेनली वो क्या है, एक जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो है। ठीक है, जो कि हमारे स्टमक, एक हार्मोन है जो कि हमारे स्टमक में प्रोडक्शन होता है इसका। ठीक है, तो क्या है, अगर सिर्फ इसी के कारण नहीं, अगर किसी भी इन्फेक्शन या डिजीज़ या फिर अदर कंडीशन के कारण हमारा विटामिन B12 का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो भी जब विटामिन B12, क्योंकि विटामिन B12 हमारे आरबीसीज के प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर विटामिन B12 की कमी हो गई है तो वो पर्नीशियस एनीमिया कॉज करने लगता है। ठीक है, अब 7th हम बात करते हैं फैनकोनी एनीमिया। ठीक है, जो फैनकोनी एनीमिया है उसको हम FA भी बोलते हैं। ठीक है, बट ये क्या होता है, एक बहुत रेयर केस होता है। ठीक है, ये भी एक हेरिडेटेड है, जिसमें क्या होता है, जो ब्लड का डिसऑर्डर होता है, जिसमें ये जो बोन मैरो फेलियर को लीड करता है। ठीक है, इसमें भी बोन मैरो फेलियर होने लगता है, जैसे कि मैंने अप्लास्टिक एनीमिया में बताया था उसी तरीके से। ठीक है, तो जब हमारा प्रोडक्शन साइट है ब्लड सेल्स, ठीक है, बोन मैरो में जो प्रोडक्शन साइड ब्लड सेल्स हैं वो भी कम हो रही हैं। ठीक है, उसके कम होने से ये क्या करेगा, प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा और फिर यहाँ पर भी जो ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी होती है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण जो हमारे आरबीसीज के कारण हमारे जो डिक्रीज़ क्वांटिटी होती है, ठीक है, एकदम से डिक्रीज़ क्वांटिटी आ जाएगी, जिससे कि हमारे फैनकोनी एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, ये थे हमारे कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।